हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि चैप्टर है संख्या पद्धति। तो इसमें हम जानेंगे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याएँ हैं तो उनके बीच हम संख्या कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या R और S है। अगर हमें इनके बीच एक संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, R + S/2। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या 2 और 3 है, हमें इनके बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो 2 + 3/2 तो हो जाएगा 5/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमें इसके बीच एक से अधिक संख्या निकालनी होगी तो हम इसके लिए एक और रूल फॉलो करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर इसके बीच मान लीजिए कि 5 या 6 संख्या निकालनी हो और ये पूर्णांक हो, मान लीजिए 2/3 और 4/5, और इनके बीच हमें 5 या 6 संख्या निकालनी हो, मान लेते हैं 5 संख्या निकालनी है, तो हम पहले तो इनके हर को बराबर कर लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 50। 3 से करेंगे तो 5, यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 3 12। तो ये हो गया 10/15 और ये हो गया 12/15। अगर हमें इनके बीच 5 संख्या निकालनी है तो हम 6 का गुणा करेंगे, दोनों में 6 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10/15 गुणित 6/6, और ये हो गया 12/15 गुणित 6/6। तो ये हो जाएगा 60/90, और ये हो जाएगा 72/90। तो हम अब इनके बीच जैसे संख्या लिखनी है तो हो जाएंगी संख्याएं 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 और यहाँ तक 71/90। तो इस प्रकार हमें अगर एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, बस इसी तरह निकालना है। और अब हम आगे देखते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। परिमेय और अपरिमेय नहीं, उसमें प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं दोनों होती हैं। उसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो हम इन्हें नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, हाँ, ये हम देखते हैं। हम इसको दिखाने के लिए पाइथागोरस थ्योरी का प्रयोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या हमें √3 दिखाना है नंबर लाइन पे, √3। तो पाइथागोरस थ्योरी तो पता ही होगा कि उसमें कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हमें जब √3 को दर्शाना है तो हमें ऐसा कोई संख्या लेना होगा जिससे कि हमें कर्ण मिले √3। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे √2 और 1 का लेंगे तो आ जाएगा √3। तो हम देखते हैं कि लंब मान लेते हैं हम लोग का लंब हो जाएगा √2। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 + 1, और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3, और कर्ण बराबर हो जाएगा √3। तो हम इसे
नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं देखते हैं। हम एक नंबर लाइन खींचेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं कोई मिड पॉइंट ओ या 0 कुछ भी मान लेंगे है, और इसके जो आधार की लंबाई है वो हमने 1 लिया है, तो यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे कोई ए हो जाएगा, और यहाँ से √2 हम √2 यहाँ पे खींचेंगे। यहाँ पे कोई मिड पॉइंट ओ लेंगे, फिर 1 लेंगे, और √2 को तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, तो √2 को भी दिखाने के लिए हमें इसका वर्क करना पड़ेगा। तो √2 को हम 1 से दर्शा सकते हैं, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा और कर्ण इक्वल टू √2। तो पहले हम √2 को देखते हैं, तो ये भी 1 लेंगे, तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे। तो जब ये कोई बी ले देते हैं, जब आधार और लंब 1-1 होंगे तो हमारा कर्ण ऑफिशियली √2 आएगा। तो हम यहाँ से प्रकार की नोक यहाँ पे रख के यहाँ पे चाप लगा के करेंगे, तो ये हमारा नंबर लाइन पे √2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखते हैं कि √3 हमें प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पे हमने नंबर √2 लिया है, तो अब ये हमारा √2 मिल गया, ये हमारा √2 हो जाएगा। तो √2 जब हमारा हो गया, तो अब हम इस पे 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये मान लेते हैं कोई सी है, हमारा आधार है 1, तो हम 1 लेंगे 90 डिग्री, और फिर हम इसे मिला देंगे ओ से, और ओ से मिला देंगे तो ये √2 है और ये 1 है, तो ये हमारा √3 होगा। और फिर हम यहाँ से प्रकार की नोक रख के इसको मिला देंगे, तो ये नंबर लाइन पे हमारा √3 प्रदर्शित हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या को इस रूल से प्रदर्शित कर सकते हैं नंबर लाइन पर, किसी भी पूर्णांकों को। इसे वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। और अब हम आगे देखते हैं इसी लेसन का एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो 1.3 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है दशमलव प्रसार करना, मतलब किसी भी भिन्न संख्या को या पूर्णांकों को इसको दशमलव में चेंज करना है। तो इसमें पहला है 36/100। तो दशमलव प्रसार तो हम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको या तो भाग दे के कर सकते हैं विभाजन क्रिया द्वारा। तो यहाँ पे 100 से 36 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पॉइंट करेंगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, और फिर 3 बार ले जाने के बाद हमारा 60 बचेगा। तो दशमलव के बाद हमारा 0 बढ़ जाता है, फिर 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 600 हो जाएगा। तो इसका दशमलव होगा 0.36। इसको 100 है तो हम लोग ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि वो 0.36 होगा। तो ये तो हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 1/7 का मान दिया है दशमलव में 0.142857, और हमें दिया है कि बिना भाग गुणा किए हमें मतलब छोटे में ही इसका दशमलव प्रसार करना है। इसके आगे 2/7, 3/7, 4/7,
5/7 और 6/7 तक का। तो जब हमें 1/7 का मान दिया है तो हम इसमें मान रख देंगे। जैसे 2/7 का मान निकालना है तो 1/7 × 2 करा देंगे तो 2/7 का मान मिल जाएगा। तो 1/7 का मान चूँकि दिया है तो 0.142857 × 2 कर देंगे तो हो जाएगा 41752 पॉइंट। तो इसी प्रकार हम और भी इन सब का भी मान इंटू करा के आसानी से निकाल लेंगे। अब हम आगे देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड में दिया है कि हम जिसे पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है उसमें पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 नहीं है। तो हमें इसे पी और क्यू के रूप में व्यक्त करना है। इसमें है 0.6 और ये अनलिमिटेड है। तो हमें ऐसी संख्याओं को जब p/q के रूप में व्यक्त करना होता है तो इसका एक रूल है। जैसे ये अनलिमिटेड है, मतलब कितनी भी बार जाएगा, बार लगा है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर 0.6, वो मतलब आता ही जाएगा। फिर इसमें एक संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो हम यहाँ पे जितनी भी संख्या होती है, जैसे एक संख्या है तो हम 10x का गुणा करेंगे और 2 संख्याएं हैं तो हम 100x का गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे 10 का इंटू करा देंगे दोनों पक्षों में तो हो जाएगा 10x = 6.666। तो हम देखते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। हम इसमें माइनस करेंगे, समीकरण 2 को 1 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10x = 6.66 और x = 0.66। माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा 9x = 6.00। तो हमारा हो जाएगा x = 6/9 और हम इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो हमने पहले x बराबर 0.6 को माना था तो हमारा ये x बराबर 2/3 ये हमारा p/q के रूप में आ गया। तो यही हमारा होगा आंसर। और इसी तरह अगर 2 और 3 का है तो हम उसमें 100 100 ऐसे ही गुणा कर देंगे, वो ऐसे ही आ जाएगा संख्या p/q के रूप में। और अब हम आगे देखते हैं कि दिया है कि 0.999 इसको भी करना है तो इसको भी हम इसी तरह कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार को। तो ये इसको भी आप भाग विभाजन क्रिया द्वारा कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो, अर्थात ये अपरिमेय संख्या हो। तो हम इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0.001 001 001 इसी तरह ये बढ़ता जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या होंगी हमारी। तो इसी तरह हम कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं, 1.01 001 0001 0001 इसी तरह हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि दिया है कि 8वां क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि परिमेय संख्या निकालनी है तो हम आसानी से उसमें गुणा करके या फिर r + s × 2 वो फार्मूला करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्याएं पूछा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 5/7 है और 9/11 हम दोनों संख्याओं का पहले दशमलव में बदलेंगे। तो इसको भाग देंगे, एक बार जाएगा
4 बार, बचा 2, ये हुआ 6, 8 बार जाएगा 56, 4 और 5 बार जाएगा 35, बचा 5, फिर 7 बार जाएगा। तो हम इसका तब तक गुणा करें, मतलब भाग देंगे जब तक कि मतलब इसके संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए यहाँ पे 50 आ गया और यहाँ पे भी 50। अब हम भाग देंगे तो यही संख्याएं बार बार आएंगी, यही संख्याएं फिर आएंगी। तो और इसका भी कर लेते हैं। पॉइंट होगा तो 0 बढ़ेगा, 8 बार ले जाएंगे, 2 आएगा, 1 बार ले जाएंगे, 9 आएगा, फिर 8 बार ले जाएंगे। तो इसमें भी यही संख्याएं बार बार आएंगी। तो हम देखते हैं कि ये संख्याएं हो गई हमारी 0.714285 और ये 0.81। तो हम इनके बीच हमें संख्याएं लिखनी है। तो हम मतलब हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी पुनरावृत्ति हमेशा ऐसे ही हो। अपरिमेय संख्याएं लिखनी है तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0.71 001 0001 0001, ऐसे ही जो संख्याएं मतलब जिनकी पुनरावृत्ति हमेशा लगातार ऐसे ही होती रहे। बस हमें ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है ये संख्याएं इनके दोनों के बीच ही होनी चाहिए। तो हम इसके बीच लिख सकते हैं ऐसे 0.8001 0001 00, कुछ भी लिख सकते हैं, आपके मन में जो आए लिख सकते हैं। फिलहाल हमें 3 लिखना था तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और आगे दिया है कि इसमें कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा तो आप लोग जानते ही होंगे कि परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, और अपरिमेय वो संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं दिखा सकते। और परिमेय संख्या में q का बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और इससे मतलब √2 अंडर रूट का मान भी जैसे देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है पहला √23, तो ये अपरिमेय होगा। क्योंकि √23 का जो हम लोग मान निकालेंगे तो वो 0 से कम आएगा, तो वो मतलब √3 का ऐसे कोई एग्जैक्टली मान नहीं होता, तो हम वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और दिया है √225, तो ये परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि √225 का मान होता है 50, तो इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये 50 होगा, तो ये हमारा परिमेय होगा। तो ऐसी संख्या जिनका मान नहीं आता है या था 0 से कम आए, या मतलब वो उनकी पुनरावृत्ति हमेशा हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। बाकी तो हम 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे p/q के रूप में दिखा सकते हैं और उसमें p का मान 0 है, q का नहीं। और इसमें फिर दिया है 0.3796, तो ये भी हमारा परिमेय है, क्योंकि इन संख्याओं की पुनरावृत्ति उसके बाद नहीं हो रही है, अर्थात ये इसके बाद ये कट जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, तो ये परिमेय संख्याएं होंगी। हम इन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये p/q के रूप में व्यक्त हो जा रही है, तो ये परिमेय संख्या है। और फिर है 7.478 और ये इसके बाद भी 478 बार बार आएगा, तो ये हमारा अपरिमेय होगा। क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति अनवसनीय है, मतलब ये कटेगा नहीं कभी। और अगला है 1.101
001 0001 00001 और इसी तरह आगे। तो ये भी हमारा अपरिमेय होगा क्योंकि ये भी बढ़ता ही जा रहा है। तो परिमेय संख्या वो होती है जो कट जाएं, अर्थात हम उन्हें p/q के रूप में दिखा सकें। ये तो आगे ही चले जाएंगे तो इन्हें हम p/q के रूप में नहीं दिखा सकते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। तो अब अगला वीडियो के लिए, अगले एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।